हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार के साथ। पीडीपी की तरफ से सोमवार को सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव साइटंग गली में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायती एवं निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान पीडीपी के महासचिव अमरीक सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात शर्मा मुख्य तौर पर मौजूद रहे। बैठक के दौरान किसान नेता बलदेव सिंह को पीडीपी का सुचेतगढ़ जोन का जोनल प्रधान नियुक्त किया गया, जबकि इस दौरान काफी संख्या में पीडीपी में लोग शामिल भी हुए, जिनका पार्टी नेताओं द्वारा पार्टी में स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि सरदार बलदेव सिंह पिछले लंबे समय से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उठाते आ रहे हैं, जिसके चलते पार्टी की तरफ से उन्हें जोनल प्रधान पद की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बलदेव सिंह लोगों की समस्याओं को लगातार आगे भी उठाते रहेंगे। डीपीएपी के सूबाई सदर कश्मीर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि उनकी पार्टी इख्तियार में आते ही बिजली फीस और उससे जुड़े मसाइल को हल करेगी। इन्होंने कश्मीर में कायम काजीगुंड और अवंतीपुरा टोल प्लाजा और शराब की दुकानों को बंद करने पर भी जोर दिया। भट्ट ने हल्के इंतखाब देवसर की बरीगाम गुंदपुरा इलाके में पार्टी वर्करों के मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए आइंदा इंतखाब में जीत यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। भारतीय सेना न सिर्फ देश की हिफाजत के लिए सरहदों पर तैनात है, बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भी उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत कई सारे कार्यक्रम चला रही है, जिसमें अखनूर के सरहद से सटे हुए गांव बदवाल में सेना कई सारे कार्यक्रम चला रही है। अखनूर से सुनील सिंह भाव की खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र ने अखनूर में नियंत्रण रेखा के आसपास के गांव में रहने वाले स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अपने तीसरे सेशन का आयोजन किया। सरहद से सटे गांव बदवाल में भारतीय सेना द्वारा ब्यूटिशियन, कुकिंग और सिलाई की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पे बीटीसी का कोर्स आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि कुकिंग है, स्टिचिंग है और ब्यूटिशियन का कोर्स है। और मैं ब्यूटिशियन में हूँ, जिसमें कि हमें थ्रेडिंग, फेशियल वगैरह सिखाया मैम ने, जो कि बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। पहले कि हमें ये सब नहीं आता था करना, बड़ी अच्छी तरह से हमने सीखा है। भारतीय सेना द्वारा यहाँ पे 3 कोर्सेज खोले गए हैं। तो मैं बहुत गरीब घर की बेटी हूँ। हम मतलब कोई भी कोर्स वगैरह हम नहीं कर सकते थे। अगर हमने प्राइवेट कोर्स बाहर करने जाना हो तो सबसे पहले हमारा 200-250 रुपया जो है वो किराया लग जाता है। फिर जिसके आगे हमने प्राइवेट कोर्स करना है तो उसको भी पैसे देने पड़ते थे। इसलिए मैं भारतीय सेना का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इन्होंने हमें यहाँ पर फ्री कोर्स ये सब कुछ सीखने के लिए दिया है। महिलाएं केवल घर के कामों के लिए बनी हैं। इस कथन को असत्य साबित करने के लिए भारतीय सेना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर होने पर ये बेरोजगार महिलाएं स्वयं का रोजगार कमा सकेंगी। आर्मी द्वारा हमारे यहाँ पे 3 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें मैं कुकिंग में हूँ और हमें यहाँ पे बहुत सारी डिशेस सीखने को मिल रही है और हम बहुत मन से सीख रहे हैं और मैम भी बहुत अच्छा है कि वो हमें सिखा रहे हैं। और इससे हमें ये बेनिफिट है कि हम घर जाके किसी की शादी, किसी की पार्टी वगैरह हमें ये बना के दे सकते हैं और हमें घर में भी जाके बना सकते हैं। और हमें ये इससे बहुत सारा बेनिफिट है, जो हमने कभी देखी भी नहीं थी डिशेस, वो हम घर जाके बना सकते हैं। मैं आर्मी वालों का थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें कोर्स प्रोवाइड किया, बीसी कोर्स प्रोवाइड किया है। मैं स्टिचिंग का काम सीख रही हूँ, जहाँ मैम हमें बहुत अच्छा सिखा रही हैं, जहाँ पर मैं स्टिचिंग का कोर्स सीखकर घर वालों को कपड़े भी सिल सकती हूँ और लोगों के भी सिल सकती हूँ, जिससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है और मैं खुद सीखकर दूसरे अपनी सहेलियों को भी सिखा सकती हूँ। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की पहल ने प्रतिभागियों को व्यवहारिक कौशल से सफलतापूर्वक सुसज्जित किया है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ इस कार्यक्रम ने न केवल कौशल वृद्धि में योगदान दिया है, बल्कि भारतीय सेना और स्थानीय निवासियों के बीच संबंध भी मजबूत किए हैं। यहाँ गांव बुधवाल में 0 लाइन बॉर्डर पे एक इंस्ट्रक्टर हूँ,
जो कि गांव बुधवाल में पंचायत घर में आर्मी द्वारा एक कोचिंग सेंटर चलाया गया है, जिसमें 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुकिंग, ब्यूटिशियन एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे बुधवाल की गर्ल्स एंड लेडीज़ यहाँ पे कोचिंग सेंटर के लिए कोचिंग लेने के लिए आती हैं, और उन लोगों के लिए जो घर से बाहर नहीं जा सकते थे, जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और ये सब आर्मी के द्वारा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया गया है। भारतीय सेना बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ये हमारे बॉर्डर एरिया पे सरहदों के बैठकर हम लोगों की हिफाजत तो कर ही रही है, उसके साथ साथ जो हमारा समाज है, जहाँ पे हमारे लोकल लोग हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ कर रही है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति में युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिदृश्य में भारत के बदलाव में सबसे बड़ा वाहक युवा वर्ग ही है। युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ युवा ही होता है, और इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान निभा रही है हमारी भारतीय सेना। भारतीय सेना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अखनूर में कई प्रोग्राम कराकर केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए अहम योगदान दे रही है। न्यूज़ 18 जेकेएलएच के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। उधमपुर जिले के रामनगर तहसील के कुलवंता साक्षी क्षेत्र में सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल की इमारत की हालत खस्ता है। संबंधित अधिकारी इमारत की मरम्मत कराने के लिए तैयार नहीं है, जिससे छात्रों का जीवन खतरे में पड़ गया है। भारी बारिश और तूफान के बाद स्कूल की इमारत को नुकसान हुआ है, टीन की छत उड़ गई है और आज तक संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई मरम्मत कार्य नहीं शुरू किया गया। विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति के कारण छात्र छात्राओं में भय है और स्कूल में 63 छात्र नामांकित हैं। 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल अमरोह है, और हमारे स्कूल में जब बारिश होती है तब ऊपर से पानी नीचे आता है और हम बैठ नहीं सकते हैं, और इसीलिए हम पढ़ भी नहीं सकते हैं जिस रोज बारिश होती है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा स्कूल जल्दी ठीक हो जाए और हम पढ़ाई करें। जब हम यहाँ अंदर बैठते हैं तो बारिश होती है, तो ऊपर से पानी पूरा नीचे आता है और हम बैठ नहीं सकते, इसलिए हम बाहर बैठते हैं। गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि हमें एक न्यू स्कूल बना कर दे। हमने कई बार मांग किया, गवर्नर साहब से भी किया है कि हमारे स्कूल के लिए कुछ ना कुछ दिया जाए कि बच्चे पढ़ाई कर सके। 64-65 बच्चे हैं जहाँ पर, स्ट्रेंथ अच्छी है, पढ़ाई भी ठीक है। वैसे स्कूल ना होने करके वो नहीं पढ़ाया नहीं जाता है, फिर जहाँ बैठने की जगह नहीं रहती है, बच्चों को छुट्टी देना पड़ती है। आप देख रहे हैं हर रोज़ बारिश होती है, बच्चे कहाँ पढ़ाने हैं, कैसे पढ़ाने हैं। मांग यही करना चाहते हैं कि स्कूल के लिए फंड दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाएंगे जिसके जो उड़ा हुआ है इसकी रिपेयर की जाए। और इसको भी राजौरी में सरकारी पीजी कॉलेज के छात्रों ने आज पहाड़ी छात्रवृत्ति न देने पर एलजी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें आश्वासन दिया, तब जाकर उन्होंने सड़क खोली। पहाड़ी स्कॉलरशिप अब तक नहीं आई, और ये जो गवर्नमेंट है ये एक मजाक ही बन चुका है पहाड़ी स्टूडेंट्स के लिए कि उनको स्कॉलरशिप नहीं आई। और हमारी यही डिमांड रहेगी, अगर स्कॉलरशिप जल्द अज जल्द नहीं आई, आज ये थोड़े तादाद में छोटी कॉल में जो है ये बच्चे इतने आए हैं, ये ना हो बड़ी तादाद में बच्चे आके जो यहाँ धरने पे बैठ जाए, और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक पहाड़ी स्कॉलरशिप हमें नहीं आएगी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज देर शाम पुंछ के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर सटे गांव अजोट में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे की हालत भी गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार जारी है। मृतक युवक की पहचान 15 वर्षीय आमिर और घायल युवक की पहचान 18 वर्षीय इश्तियाक अहमद के तौर पर हुई है। दोनों निवासी गांव दिगवार के तौर पर पहचान उनकी हुई है। उधर इस मामले की जानकारी मिलते ही एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया ने अस्पताल पहुंचकर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के साथ ही मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही इस हादसे की जांच शुरू कर दी गई। भगोड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए डोडा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया और डोडा पुलिस की कार्रवाई में विभिन्न मामलों में वांछित 16 भगोड़ों को न्यायालय के आदेश द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया। न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा कर 2 फरार अभियुक्तों की कोर्ट एवं अतिरिक्त संपत्ति कुर्क की गई।
मोस्ट वांटेड भकोड़े और कट्टर आतंकवादी जिनकी उद्घोषणा का आदेश डोडा पुलिस द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया था। 16 की बात मैं कर रहा हूं कि जिनको हमने प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, इसमें से 2 जो हैं वो मिलिटेंट से रिलेटेड केसेस में इन्वॉल्व हैं और हमें वांटेड हैं, जो कि मिलिटेंट थे। यहाँ उन्होंने एक्टिविटीज़ की, यहाँ उन्होंने किलिंग्स की और काफ़ी सारे जुर्म किए और वो यहाँ से भाग निकले। अभी पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ये ऑपरेट कर रहे हैं। एक का नाम मोहम्मद आमीन और खुबैब करके है, एक का नाम अब्दुल रशीद और जहांगीर इसका कोड है। इनकी जो है प्रॉपर्टी डिटेल भी हमने ली है। इसमें से एक जो जहांगीर है, इसकी लास्ट ईयर हमने प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की है। इसकी कोई 4 कनाल और 2.5 मरले जो प्रॉपर्टी है वो हमने अटैच की है। इसमें से 16 में से 2 जो है मिलिटेंट से रिलेटेड है और 14 जो नॉर्मल केसेस में। जो नॉर्मल केसेस में 14 हैं, उनमें से भी एक ही प्रॉपर्टी कोई 12 कनाल 8 मरले जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में थी, वो भी हमने अभी तक सीज कर ली। शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और स्थानीय आबादी के बीच दूरियों को कम करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इमाम साहिब में एक मुफ्त चिकित्सा का आयोजन किया, जहां सैकड़ों लोगों का इलाज सिविल और सीआरपीएफ डॉक्टरों द्वारा किया गया और उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी गईं। चिकित्सा शिविर सीआरपीएफ की 178वीं और 14वीं बटालियन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच दूरियों को कम करना था। आज पहली बार मैंने यहाँ देखा, इससे पहले भी यहाँ पर एक वो कैंप लगा हुआ था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। आज पहली बार मैंने देखा यहाँ पर ये कैंप लगा हुआ है, मेडिकल कैंप। फ्री मेडिकल देते हैं यहाँ पर, डॉक्टर अच्छी तरह से देखते हैं और हम सीआरपीएफ के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस इलाके में ये कैंप कायम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी बार भी ये कैंप लगाएं। आज 178 बटालियन और 14 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन जो हायर सेकेंडरी स्कूल ईमान साहब में किया जा रहा है, जहां सर्व कर सके और शांति का माहौल जहां बना सके। हिफाजत के लिए जहां शांति बहाने के लिए हम लोग कर रहे हैं और ये एक तरीका है जिससे हम लोग लोगों को समझ सकते हैं, लोग हमारे पास आए। बाकी हर तरह से हम मदद करने के लिए तैयार हैं और कैंप उसका एक पार्ट है और भारत सरकार का और गृह मंत्रालय का और जहाँ की स्टेट का एक ही मकसद है कि जहाँ शांति बनाई और लोगों को सर्व किया जा सके, लोगों को सुख सुविधा मिले और लोग तंदुरुस्त रहे और पढ़े लिखे और देश का नाम रोशन। करबला की धरती पर हजरत इमाम हुसैन ने मानवता की रक्षा के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुसलमानों और सभी लोगों को इस महान शहादत के फलसफे को समझना चाहिए, ये विचार पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने व्यक्त किए। बेंगलुरु की सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 31वां हुसैन डे मनाया गया। रियासत कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुल्क की दीगर कई अहम शख्सियात ने हुसैन डे में शिरकत की। फारूक अब्दुल्ला ने वाक़ई करबला का जिक्र करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने उस वक्त के जालिम मगरूर बादशाह यजीद की बैत नहीं की और इस्लाम की खातिर, इंसानियत की खातिर शहीद हुए और ये शहादत रहती दुनिया तक याद की जाती रहेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनके वालिद ने शिया सुन्नी मुसलमानों के इख्तलाफात दूर करते हुए मुहर्रम के जुलूस और आज़ादारी की तरगीब दी और वो खुद जुलूस में शिरकत करते हुए आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा दौर में नफरत के माहौल को खत्म करने, इत्तिहाद की फजा को मजबूत करने की जरूरत है। 7 मील का सफर सुबह 7 बजे शुरू करते, रात के 10 बजे खत्म होता था और मैं जुल्जनाह की रसीदें छोड़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे मोहब्बत थी उससे, जिसने इस्लाम को जिंदा रखा, जिसने इंसान अपनी कुर्बानी, अपने खानदान की कुर्बानी, अपने दोस्तों की कुर्बानी दी, इस्लाम जिंदा रहे। और वो जो बादशाह जालिम मगरूर, उसकी बैत में खुदा मेरे दिल में जज्बा, अल्लाह करे कि वो जज्बा आप में पैदा हो, तब इंशाअल्लाह मैं आपसे कहूंगा मुसलमान कभी मरेगा नहीं, इस्लाम कभी मरेगा नहीं।
याद रखिएगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा वतन है। इस इजलास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा दानिशवरों ने शिरकत की। बेंगलुरु की मशहूर समाजी और तालीमी शख्सियत आगा सुल्तान पिछले 30 सालों से हुसैन डे मनाते हुए आ रहे हैं। करबला की रोशनी में समाज, मुल्क और पूरी दुनिया में इत्तेहाद को फरोग देना आगा सुल्तान की इस कोशिश का मकसद रहा है। आज डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन इंडिया we have got so many religions, subcaste, division of many groups, religions. तो ये डाइवर्स एटमॉस्फेयर में सॉलिडारिटी की जरूरत है। ये इसको आज खतरा है हिंदुस्तान में। एक कौम से दूसरे कौम को लड़ाया जा रहा है, खास करके माइनॉरिटीज को जो भी जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज के जज्बे को चोट लगा रहे हैं। ये है एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटी राइट्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबक पाए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से। मौजूदा दौर में जहां चंद ताकतें मजहब की बुनियाद पर समाज को तोड़ने बांटने की कोशिशें कर रही हैं, इस माहौल में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक से दर्स हासिल करते हुए अमन व इत्तेहाद के लिए ये कोशिशें काबिल सताइश कही जा सकती हैं। बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। और अब हिमाचल प्रदेश से कुछ आम खबरें। शिमला से बड़ी खबर ये कि हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। सीएम सुक्खू ने इसकी जानकारी दे दी है। ये सत्र 18 से 25 सितंबर तक चलने वाला है, यानी 7 दिनों तक ये मानसून सत्र होगा। आपदा के चलते मानसून सत्र में देरी की गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष की जो बयानबाजी थी वो केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए की गई थी। शिमला में सीएम सुक्खू ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। इस मुलाकात में आपदा समेत प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल से मुलाकात करते हुए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लोक निर्माण मंत्री बिलासपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिलाधीश बिलासपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। अभी तक जो हमारी 563 सड़कें आपके बिलासपुर सर्कल की जो टोटल सड़कें हैं, इसमें से केवल 7 सड़कें जो है वो अभी तक बंद हैं। इनको भी हमने विभाग को इसमें निर्देश दिए हैं कि इनको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। जहां पर कई जगहों पे ऐसा होता है कि खुल जाती है मगर फिर से स्लिप आ जाता है, उसको हम प्राथमिकता पे विभाग द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जा रही है और जल्द इनको खोला जाएगा। यहाँ पे जो एडिशनैलिटी खास रूप से बजट की अलग अलग डिविजन्स के माध्यम से जो हमारे समक्ष रखी गई है, मैं इसके लिए भी वापस शिमला जाकर अपने विभाग द्वारा प्राथमिकता पे एडिशनल फंड जो है वो यहाँ के डिविजन्स को भिजवाया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से भी उसके बारे में बात करूंगा, जो एडिशनैलिटी हमको चाहिए, ताकि प्राथमिकता पे हर डिवीजन को यहाँ पे बजट का प्रावधान जो है वो करवाया जा सके। ये मेरी एश्योरेंस है। जेसीसी बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने सीएम सुक्खू पर सवाल उठाने के लिए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में कोरोना आपदा के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर विधायक अपना पूरा वेतन राहत कोष में दान दिया था। लगता है ये बात भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जता रहे हैं। जेसीसी बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा के शासनकाल में आई आपदा में भी प्रदेशवासियों की 2 वर्षों तक मदद करता रहा, वो बतौर मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के लिए कितना संवेदनशील होगा ये बताने की जरूरत नहीं है और भाजपा राजनीति से ऊपर उठे। पार्टी के शासन के समय पे कोरोना महामारी पूरे दुनिया में आई थी, प्रदेश में इन्हीं की सरकार थी। उस समय भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, ये उस टाइम विधायक थे, इन्होंने 2 साल तक जब तक कोरोना पीरियड चला है, इन्होंने कोई भी तनख्वाह नहीं ली। साथ में
अपने आप से 10 लाख रुपए जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में उन्होंने दिए थे। तो ये मुख्यमंत्री इस तरह के मुख्यमंत्री है जिन्हें देश की, प्रदेश की जनता का दुख दर्द है, लोगों को वो जानते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री स्वयं गरीबी से निकलकर आज इस जगह तक पहुंचा है वो ही लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। प्रदेश भारी आपदा से गुजर रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि केंद्र में आपकी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री तो स्वयं 2 बार जो है दिल्ली में जाकर माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं, माननीय गृह मंत्री से मिल चुके हैं, तो आप दिल्ली में जाकर अपने माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे आग्रह करें कि हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करने में अपनी भूमिका निभाएं। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कह रहे हैं कि प्रदेश में 10,000 करोड़ से ऊपर का हमारा नुकसान हुआ है, तो अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई इस तरह की जो है राहत नहीं मिली है। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 जे के लिए। इस पर तमाम खबरें। नमस्कार।